हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12 खनिज पोषण क्लास 11th का चैप्टर। जो मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर पिछले अध्यायों का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम बुक रीडिंग करते हैं जिससे हम लोग का कुछ बातें याद हो जाए। चलते हैं बुक रीडिंग करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए अध्याय 12 खनिज पोषण। सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती हैं। उनको अपने वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए बृहद अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवणों की अनिवार्यता होती है। यह अध्याय मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित है, जिसमें आप पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीकों और उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करेंगे। आप अनिवार्य तत्वों की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षण और उनकी अवशोषण क्रियाविधि का भी अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपको संक्षेप में जीव N2 स्थिरीकरण के महत्व और क्रियाविधि से भी अवगत कराता है। पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। जूलियस सैक्स 1860 एक प्रमुख जर्मन पादपविद ने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गई है जिससे पादपों के लिए खनिज पोषक की अनिवार्यता तय की जा सके। उपरोक्त सभी विधियों का प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल एवं पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। क्या आप समझा सकते हैं कि यह अति अनिवार्य क्यों है? श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात, जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया और उसमें एक तत्व को डाला, हटाया और प्रतिस्थापित किया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया, तो एक खनिज विलयन प्राप्त हुआ जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज की गई। जल संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे कि टमाटर, बीज विहीन खीरा और सैलेड के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि पादप की आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रचुर वायवीय रखा जाए। यदि घोल अल्प वायवीय होगा तो क्या होगा? जल संवर्धन तकनीक को रेखा चित्र 12.1 और 12.2 में दर्शाया गया है। देखते हैं 12.1 और 12. यह है 12.1 पोषक विलयन संवर्धन के लिए एक आदर्श अवस्था का आरेख। तो इसमें वातन नली है, पोषक विलयन इसमें मिलाया गया है, जल और पोषक मिलाने हेतु कीप, ये रुई है, यहाँ भी रुई, यहाँ भी रुई, ये पौधा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पोषक विलयन इसे प्रवाहित किया जा रहा है, इस तरफ से पोषक विलयन है, ये पंप द्वारा प्रवाहित किया जा रहा है। यहाँ पौधा है सब, यहाँ इसको जूम करके दिखाया गया है। यहाँ जल संवर्धन से पौधों का उत्पादन, पौधे थोड़ी अनंत नली या नाली में रखे जाते हैं। एक पंप पोषक विलयन को संचयिता से उठे हुए भाग तक नली में परिसंचरित करता है। विलयन नली के नीचे जाता है और संचयिता तक गुरुत्व के कारण पहुंच जाता है।
दी गई व्यवस्था में वे पौधे दिखाए गए हैं जिनका मूल सतत वायवीय पोषक विलयन में डूबा हुआ है, रेखा बहाव गति को दर्शाती है। तो आइए अपना आगे बढ़ते हैं। अब है 12.2 अनिवार्य खनिज तत्व। मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधे में पाए गए हैं। कुछ पौधे की प्रजातियां सिलीनियम का संग्रह करती है, कुछ गोल्ड तथा नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले पौधे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम जम कर लेते हैं। पौधे में खनिज की न्यूनतम सांद्रता 10⁻⁻8 ग्राम पर मिलीलीटर को भी पता करने की तकनीक आज उपलब्ध है। प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी विभिन्न खनिज तत्व जो पौधे में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए ऊपर वर्णित स्वर्ण तथा स्ट्रोंशियम, वास्तव में पौधे के लिए अनिवार्य हैं? हम यह कैसे निर्धारित करें कि पौधे के लिए अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्यता के मापदंड है। किसी तत्व की अनिवार्यता के मापदंड निम्न अनुसार हैं। तत्वों को पादप की सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए अथवा बीज भी धारण नहीं कर पाए। तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापन करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित हो। अब है उपरोक्त मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधे की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। उनकी आवश्यक मात्रा के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, एक वृहद पोषक, दूसरा सूक्ष्म पोषक। वृहद पोषकों को सामान्यतः पादप के सूक्ष्म पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्यतः CO2 एवं H2O से प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। यह सूक्ष्म पोषकों अथवा लेश मात्रिक तत्वों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। ब्रैकेट में है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर सूक्ष्म भार के बराबर या उससे कम। इनके अंतर्गत लौह, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल सम्मिलित हैं। उपरोक्त वर्णित 17 अनिवार्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी है, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट तथा सिलीनियम। ये उच्च श्रेणी के पौधे के लिए अनिवार्य होते हैं। अब अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये श्रेणियां हैं। 1 नंबर, अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक हैं, अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा, अनिवार्य तत्व जो पौधे की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिक के घटक हैं, जैसे पर्णहरित में मैग्नीशियम और ATP में फास्फोरस। अनिवार्य तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं, जैसे Mg2+, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज और फॉस्फोनाइल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषणीय कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। Zn2+ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करता है तथा एमोनाइट्रोजन अपचय के दौरान नाइट्रोजिनेज को क्रियाशील करता है। क्या आप इस श्रेणी में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं? इस काम के लिए आपको पहले अध्ययन किए गए जीव रसायन पथों का संग्रहण अनिवार्य होगा। चौथा, कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के रासायनिक विभव को बदलते हैं। पोटेशियम की रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आप फिर से कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने में खनिज के विलय के रूप में भूमिका को स्मरण करें। अब वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका।
अनिवार्य तत्वों को कई क्रिया करनी होती है। वे पौधे की कोशिकाओं की विभिन्न अपचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उदाहरणार्थ कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव के प्रसारण, दाब का नियंत्रण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, बफर कार्य, एंजाइम से संबंधित कार्य, बृहद अणु तथा सह एंजाइम के मुख्य संघटक का कार्य करते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के रूप एवं क्रियाएं निम्नानुसार हैं। चलिए पढ़ते हैं। अब पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस तत्व की अनिवार्यता पौधे में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका अवशोषण मुख्यतः NO3- के रूप में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में NO2- अथवा NH4+ के रूप में भी ली जाती है। इसकी अनिवार्यता पौधे के सभी भागों में, विशेषतः विभज्य ऊतकों एवं सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, विटामिन और हार्मोनों का एक मुख्य संघटक है। फास्फोरस। अब पादपों द्वारा फास्फोरस मृदा से फास्फेट आयनों H2PO4- अथवा HPO4 के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह कोशिका झिल्ली, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक अम्लों एवं न्यूक्लियोटाइड के लिए संघटक है तथा सभी फॉस्फोराइलेशन क्रियाओं में इसका महत्व है। पोटेशियम। पादपों द्वारा इसका अवशोषण पोटेशियम आयन के रूप में किया जाता है। इसकी पौधे के विभज्य ऊतकों, ऊतक कलिकाओं, पर्णों, मूल शीर्षों में अधिक मात्रा जरूरत होती है। पोटेशियम कोशिकाओं में धनायन ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में सहायक होता है। साथ ही प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने, एंजाइम सक्रियता और कोशिकाओं को स्फीत अवस्था में बनाए रखने में शामिल होता है। कैल्शियम है। पादप कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। इसकी आवश्यकता विभज्य ऊतक तथा विभेदित होते हुए ऊतकों की अधिक होती है। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है, विशेष रूप से मध्य पट्टिका में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में। इसकी अनिवार्यता श्यामसूत्री तंतु निर्माण के दौरान ही होती है। यह पुरानी पत्तियों में एकत्रित हो जाता है। यह कोशिका झिल्लियों को सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। यह कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है तथा अपचय कार्यों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब है मैग्नीशियम। यह पादपों द्वारा द्वियोजी मैग्नीशियम Mg2+ आयन के रूप में अवशोषित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन क्रिया के एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है तथा DNA तथा RNA के संश्लेषण में भी शामिल होता है। Mg क्लोरोफिल के वलय संरचना का संघटक है और राइबोसोम के आकार को बनाए रखने में सहायक है। गंधक। पादप गंधक को सल्फेट SO4 के रूप में लेता है। यह सिस्टीन एवं मेथियोनीन नामक एमिनो अम्ल में पाया जाता है तथा अनेक विटामिन जैसे थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम एवं पेरोक्सिन का मुख्य संघटक है। लोहा। पादप लोहा को फेरिक आयन Fe3+ के रूप में लेता है। पौधे को इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। यह पेरोक्सिन तथा साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न रहता है। इनका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe2+ से Fe3+ के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह पर्टलेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहरित के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। अब मैग्नीज। यह मैग्नीज आयन Mn2+ के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। मैग्नीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित कर ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना है। जिंक। पादप जिंक Zn2+ आयन के रूप में लेते हैं। यह विविध एंजाइमों को, विशेषतः कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है। इसकी अनिवार्यता ऑक्सीजन संश्लेषण में भी होती है। अब है तांबा। यह क्यूप्रिक आयन Cu2+ के रूप में अवशोषित होता है। यह पादपों के समग्र उपापचय के लिए अनिवार्य होता है। लौह की तरह यह भी रेडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेष एंजाइमों के साथ संलग्न रहता है।
तथा यह भी विपरीत दिशा में Cu+ से Cu2+ में ऑक्सीकृत होता है। अब है बोरॉन। यह BO3 के पावर 3- या B4O7 के पावर 2- आयनों के रूप में अवशोषित होता है। इसकी अनिवार्यता Ca2+ को ग्रहण तथा उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता एवं पराग अंकुरण, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदन एवं कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण में होती है। अब है मोलिबेडनम। मोलिबेडनम पादपों इसे मोलिबेडनम आयन MoO2 के पावर 2+ के रूप में लेते हैं। यह नाइट्रोजन उपचय के अनेक एंजाइमों जैसे कि नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज तथा कई अन्य एंजाइमों का घटक है। क्लोरीन, इसे क्लोराइड एनायन Cl- के रूप में अवशोषित किया जाता है। पोटेशियम K+ एवं सोडियम Na+ के साथ मिलकर यह कोशिकाओं में विलेय की सांद्रता तथा एनायन कैटायन संतुलन के निर्धारण करने में सहायता प्रदान करती है। यह प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए अनिवार्य है, जिससे ऑक्सीजन का निकास होता है। अब है अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, वह क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व की पौधे में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। अतः उक्त तत्वों की कमी से पादपों में कुछ आकारिकीय बदलाव आते हैं। यह आकारिकीय बदलाव तत्वों की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधे में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। पादपों के भाग जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं, वो तत्वों की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। पादपों में जहाँ तत्व की सक्रियता से गतिशील रहते हैं तथा तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यातित होते हैं, वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जीर्यमान पत्तियों में प्रकट होते हैं। पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं, विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अभिगमित नहीं होते हैं, तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए तत्व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, अतः ये आसानी से रूपांतरित नहीं होता है। पौधे के खनिज पोषण की यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञानों के लिए आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पौधे द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता लक्षणों के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, अवरुद्ध पादप वृद्धि, अपरिपक्व पत्तियों एवं कलिकाओं का झड़ना और कोशिका विभाजन रुकना आदि आते हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता है। ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मोलिब्डेनम को कमी से होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एवं मोलिब्डेनम की अनुपस्थिति या उनके निम्न स्तर के कारण कोशिका का विभाजन रुक जाता है। कुछ तत्व जैसे नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की सांद्रता कम होने के कारण पुष्पन में देरी होती है। उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं कि किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं और यह लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता से हो सकते हैं। अतः अपर्याप्तता तत्वों को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन
करना पड़ता है और उपलब्ध तथा मान्य तालिका से तुलना करनी होती है। हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान तत्वों की कमी होने पर भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। अब सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता 12.2 सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि आवश्यकता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही कोई तत्व अनुकूलतम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के सूक्ष्म भार में 10% की कमी करे उसे आविष्य माना गया है। इस तरह की क्रांतिक सांद्रता विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होता है। आवश्यकता के लक्षण की पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों की आवश्यकता स्तर भिन्न होती है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्वों के अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। उदाहरण के लिए मैंगनीज की आवश्यकता के मुख्य लक्षण है भूरे धब्बों का आविर्भाव जो कि क्लोरिटिक सिराओं द्वारा घिरी रहती है। यह जानना अनिवार्य है कि लौह एवं मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज अंतर्ग्रहण तथा मैग्नीशियम के साथ एंजाइम में जुड़ने के लिए प्रतियोगिता करता है। मैंगनीज स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है, इसलिए मैंगनीज की अधिकता से लौह मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अतः जो लक्षण हमें मैंगनीज की कमी से प्रतीत होते हैं वे वास्तव में लौह मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। क्या यह ज्ञान किसानों, बागवानों या आपके किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है? तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। पौधे से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया गया है। ये अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान या एपोप्लास्ट में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं का आंतरिक स्थान या सिम्प्लास्ट में आयनों धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। एपोप्लास्ट में आयनों का निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होती है जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति को प्रायः अभिवाह या फ्लक्स कहते हैं। कोशिका के अंदर की गति को अंतर्वाह या इनफ्लक्स और बाहर की गति को बहिर्वाह या इफ्लक्स कहते हैं। आपने यह 11वें अध्याय में पढ़ा है कि पादपों में खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण तथा स्थानांतरण कैसे होता है। अब है 12.4 विलय की सांद्रता। खनिज लवण जाइलम या दारू के माध्यम से जल की आरोही धारा के साथ संवहित किए जाते हैं जो पादप में वाष्पोत्सर्जन आकर्षण द्वारा ऊपर खींचते हैं। जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। पादपों में रेडियो समस्थानिक के प्रयोग से भी यह प्रमाणित किया गया है कि खनिज तत्व पादपों में दारू के माध्यम से परिवहित किए जाते हैं। आप दारू के माध्यम से जल के परिवहन की चर्चा अध्याय 11 में कर चुके हैं। अब है मृदा अनिवार्य तत्वों के भंडारण के रूप में। अब अधिकांश खनिज जो कि पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य है वे चट्टानों के टूटने एवं क्षरण से पौधों की जड़ों की उपलब्ध होते हैं। ये प्रक्रिया मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवणों से संपन्न बनाती है। चूँकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज पोषण ही उपलब्ध नहीं कराती बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। यह जल धारण
करती है एवं जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है और पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। चूँकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्रायः होती है। अब है 12.6 नाइट्रोजन उपापचय है, उसमें है 12.6 का एक नाइट्रोजन क्षय। जीवित प्राणियों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रमुखतम तत्व है। नाइट्रोजन अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, वृद्धि नियंत्रकों, पर्णहरितों एवं बहुतायत विटामिनों का संगठक है। मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के लिए नियंत्रण पोषक तत्व है। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसहसंयोजी आबंध से जुड़े हो रहते हैं। N नाइट्रोजन या N2 के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं तथा बिजली उत्पादन केंद्र में वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत हैं। मृत पादपों एवं जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन अमोनीकरण कहलाता है। इसमें से कुछ वाष्पीकृत होकर पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों द्वारा निम्न अनुसार नाइट्रेट में बदल दी जाती है। ये 2NH3 + 3O2 है, जो बदल कर 2NO2 माइनस में +2H प्लस अब फिर प्लस 2H2O, फिर 2NO2 माइनस का फिर ऑक्सीजन से प्लस O2 से फिर उसका उत्पाद हो रहा है 2NO3 माइनस। चलिए देख लेते हैं 12.3 का पिक्चर में क्या है। जीन मुख्य नाइट्रोजन निकायों, वायुमंडलीय मृदा और जैव भार से संबंध दिखाता हुआ नाइट्रोजन चक्र। तो देखते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऊपर है, तो देखिए उसे 4 प्रकार से जैविक N2 स्थिरीकरण होता है, औद्योगिक N2 स्थिरीकरण, विद्युतीय N2 स्थिरीकरण है सब। तो ये दोनों देखिए यहाँ दोनों आकर मिलकर NH3 से NO2 माइनस बनाता है, फिर NO3 माइनस बनाता है। मृदा यहाँ N का है, तो यहाँ उद्ग्रहण होता है, पादप जैव भार, फिर प्राणी जैव भार, फिर सड़ता हुआ जैव भार, फिर अमोनीकरण, फिर वहीं लौट के चला आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनस और या नाइट्रोकोकस जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है। नाइट्राइट नाइट्रोवेक्टर जीवाणु की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। यह प्रतिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी होते हैं। पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में यह अपचित होकर अमोनिया बनाता है, जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचित हो जाते हैं। डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया स्यूडोमोनास एवं थायोबैसिलस जीवाणु संपन्न करते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण अब है, उसी का है 12.6 का 2। वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती है। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है।
नाइट्रोजन अपचयन करने वाले नाइट्रोजिनेज एंजाइम मात्रा प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीव N2 स्थिरीकारक कहलाते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N में नाइट्रोजिनेज एंजाइम जिसे बन रहा है NH3। नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव स्वतंत्र या सहजीवी जीवन यापन करने वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक अक्सी सूक्ष्म जीव हैं, एजेटोबैक्टर और बिजरंकिया, जबकि रोडोस्पाइरिलम ऑक्सी और स्वतंत्र जीवी है। इसके साथ ही कई नील हरित जीवाणु जैसे एनाबीना नॉस्टॉक भी स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आज सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कई प्रकार के संघ ज्ञात हैं। इन सब में प्रमुख लेग्यूम जीवाणु संबंध है। राइजोबियम जीवाणु, लेग्यूम अल्फा, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उद्यान मटर, बाकला एवं क्लोवर सेम आदि की जड़ों में इस तरह का संबंध बनाते हैं। सबसे सामान्य सहजीवन जड़ों की गांठों के रूप में होता है। ये ग्रंथिकाएं जड़ों पर छोटे उभार के रूप में होती है और लेग्यूमिनोज पादपों जैसे एल्नस की जड़ों पर सूक्ष्म जीव फ्रैंकिया N2 स्थिरीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही मृदा में स्वतंत्र जीवी है, लेकिन सहजीवी के रूप में वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पुष्पन से पहले किसी सामान्य दाल के पौधे को जड़ से उखाड़े। आप जड़ों पर लगभग गोलाकार अतिवृद्धियाँ देखेंगे। ये ग्रंथिकाएं हैं। यदि आप इन्हें काटेंगे तो पाएंगे कि केंद्र भाग में ये लाल या गुलाबी रंग की है। ग्रंथिकाएं को गुलाबी कौन बनाता है? यह रंग लेगे हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब ग्रंथि का निर्माण। ग्रंथि का निर्माण मेजबान पौधे की जड़ों एवं राइजोबियम में पारस्परिक प्रक्रिया के कारण होता है। ग्रंथि का निर्माण के प्रमुख चरण इस प्रकार है। राइजोबिया बहुगुणित होकर जड़ों के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं तथा उपत्वचीय और मूल रोम कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। मूल रोम मुड़ जाते हैं तथा जीवाणु मूल रोम पर आक्रमण करते हैं। एक संक्रमित सूत्र पैदा होते हैं जो जीवाणु के जड़ों के कॉर्टेक्स तक ले जाते हैं, जहां वे ग्रंथि का निर्माण प्रारंभ होता है। तब जीवाणु सूत्र से मुक्त होकर कोशिकाओं में चले जाते हैं, जो विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं के विभेदीकरण कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रंथि का निर्माण होता है और मेजबान से पोषक तत्व के आदान प्रदान के लिए संवहनी संबंध बन जाता है। ये घटनाएं चित्र 12.4 में दर्शाई गई है। इन ग्रंथियों में नाइट्रोजिनेज एंजाइम एवं लेग्मे हेमोग्लोबिन जैसे सभी जैव रासायनिक संगठक विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम तक MOFE प्रोटीन है जो वातावरणीय नाइट्रोजन के अमोनिया में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। यह नाइट्रोजन, थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं या पढ़ ही लेते हैं। यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम आणविक ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदी होते हैं। इसे अनऑक्सी वातावरण की अनिवार्यता होती है। ग्रंथियों में यह अनुकूलता होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। इन एंजाइमों की सुरक्षा के लिए ग्रंथिकाओं में एक ऑक्सीजन अपमार्जक होता है जिसे लेग्मोहेमोग्लोबिन LB कहते हैं। यह एक रोचक तथ्य है कि स्वतंत्र जीवी अवस्थाओं में ये सूक्ष्मजीव ऑक्सी होते हैं, जहाँ नाइट्रोजिनेज क्रियाशील नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये अनऑक्सी हो जाते हैं और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सुरक्षा करते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण से में आप देखा होगा कि नाइट्रोजिनेज के द्वारा अमोनिया संश्लेषण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। ब्रैकेट में है एक NH3 अणु हेतु 8 ATP। इस ऊर्जा की आपूर्ति मेजबान कोशिका के ऑक्सी श्वसन से होती है। चलिए ऊपर देख लेते हैं पहले चित्र में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या लिखा है। तो पहला है 12.4
सोयाबीन सोयाबीन में मूल ग्रंथिका का विकास दिखाया गया है। और पहला है राइजोबियम जीवाणु सुग्राही मूल रोम स्पर्श से उसके नज़दीक विभाजित होता है। देखिए ये मृदा कण मूल रोम है, ये जीवाणु है। फिर वह है संक्रमण के बाद मूल रोम में कुंचन प्रेरित होता है। जीवाणु है, यहाँ अंकुश है। है संक्रमित धागा जीवाणुओं के भीतरी कॉर्टेक्स में ले जाता है। जीवाणुओं से अंतर्पृष्ठ संक्रमण धागा विभाजन के दौरान आंतरिक कॉर्टेक्स और परिरंभ कोशिकाएं जीवाणु दंड के आकार के जीवाणु संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं और भीतरी कॉर्टेक्स एवं परिरंभ कोशिकाओं विभाजित होने लगती है। कॉर्टिकल एवं परिरंभ की कोशिकाओं का विभाजन एवं वृद्धि ग्रंथिका निर्माण की ओर ले जाती है। अब है द परिपक्व ग्रंथिका। संवहनी ऊतकों से पूर्ण एक परिपक्व ग्रंथिका मूल से अविच्छिन्न होती है। यहाँ फिर दिया गया स्थिरीकरण वही स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसका नाइट्रोजन एक स्थिरीकरण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसका समीकरण इस प्रकार है, देख लेते हैं क्या क्या है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल प्लस NH4 के पावर प्लस फिर प्लस NADPH, इसमें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज वही है प्रेरक एंजाइम वही है जो बनाता है उत्पाद है ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखते हैं यह नाइट्रोजिनेज एक जीवाणु एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणुओं में पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस N2 को अमोनिया NH3 में बदलता है। अमोनिया अपचयित होकर अमीनो अम्ल एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का निर्माण करता है। तो देख लीजिए चित्र में देख लीजिए यहाँ पहले क्या वही है। यहाँ क्रियाधार नाइट्रोजन गैस N2 आया, यहाँ एंजाइम नाइट्रोजिनेज में लगा क्रियाधार का बनना। फिर यहाँ 2H प्लस वही हाइड्रोजन अपचयन यहाँ हुआ। फिर यहाँ HH जुड़ा ट्रिपल बन के डबल बन हुआ। फिर प्लस 2H फिर 4H जुड़ा फिर प्लस 2H फिर 6H जुड़ा और फिर ये उत्पाद की मुक्ति हो गई दो नई प्रतिफल अमोनिया NH3 और फिर यहाँ स्वतंत्र नाइट्रोजिनेज दूसरे N2 अणु से आबद्ध हो सकता है। अब फिर वही प्रक्रिया दोहरा रहा है। अब चलिए यहाँ अमोनिया की नियति को पढ़ते हैं। अमोनिया कार्यकीय pH पर प्रोटोनीकरण के बाद अमोनिया का आयन निर्माण करती है, जबकि अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी स्वांगीकरण कर सकते हैं, लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए विषाक्त होते हैं जिसके कारण उनमें एकत्र नहीं हो पाते। आइए देखते हैं कि इस तरह संश्लेषित अमोनिया आयन NH4 प्लस का किस प्रकार से पादपों में अमीनो अम्लों के संश्लेषण हेतु उपयोग होता है। इसके लिए दो मुख्य क्रियाएं हैं। पहला अपचयित एमीनीकरण। इस प्रक्रिया में अमोनिया कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटेमिक अम्ल बनाते हैं, जैसे कि नीचे समीकरण में दिखाया गया है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल प्लस NH4 के पावर प्लस NADPH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज वही है एंजाइम उत्पादन है ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP। फिर दूसरा है पार एमिनिन या विपक्ष एमिनिन। इसमें अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का कीटो अम्ल के कीटो समूह में स्थानांतरण होता है। ग्लूटेमिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल जिससे अमीनो भाग NH2 स्थानांतरित होता है और दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण विपक्ष एमिनिन द्वारा होता है। ट्रांस एमिनेज एंजाइम इस तरह की सारी क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। देख लीजिए यहाँ दिया गया है अमीनो दाता अमीनो संग्राहक। फिर यहाँ ये अब पौधों में एस्पेरेजिन एवं ग्लूटामिन दो अति मुख्य एमाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग है। ये दो अमीनो अम्ल
क्रमशः एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल से प्रत्येक के साथ अमीनो समूह को जोड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोक्सिल भाग NH2 मूलक से विस्थापित हो जाता है। एमाइड में चूंकि अमीनो अम्ल से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, अतः ये दारू वाहिकाओं द्वारा पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ पौधे जैसे सोयाबीन को ग्रंथिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिट्स के रूप में भेज देती है। इन यौगिकों में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कुछ गलती हुई तो माफ़ी।